नमस्कार, मैं राजश्री त्रिवेदी उपस्थित हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम लिटरेरी गुरु लेकर। और इस महफिल में हमारी आज की जो मेहमान है वो अपनी निर्भीक लेखन के साथ साथ बेबाक बयानी के लिए भी उतनी ही जानी जाती हैं। एक बार जो ठान लेती हैं करती हैं, चाहे कितना भी विरोध होता रहे। शायद ही कोई लेखिका हो जो इतने साहस के साथ स्वयं के जीवन पर भी स्वच्छंद बात करे। हम आज भी उनसे इसी निर्भीकता से बात करेंगे। आप बिल्कुल सही समझे, हमारे साथ हैं जानी मानी सुप्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं मैत्रेयी जी? अच्छे हैं, तभी यहाँ तक आप आए हैं। बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप अपने लेखनी में बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन आकाशवाणी के बुलाने पे आप आ जाती हैं। आपका दिल से स्वागत, अभिनंदन। आप जैसी महिला के साथ रूबरू होना ही जबरदस्त ऊर्जा देता है। सशक्त, संबल, साहसी। लेकिन सशक्त, साहसी और संबल होना तब उतना आसान नहीं होता जब आप बहुत संपन्न बैकग्राउंड से नहीं होते। बचपन संघर्षपूर्ण रहा हो। क्या यादें हैं उस समय की? क्योंकि आप कहती हैं कि सारा जीवन इंसान भूल सकता है, अपना बचपन नहीं भूल पाता। हमारे साथ शेयर करेंगे अपने वो दिन? सबसे ज्यादा वही याद है। चलिए, सबसे ज्यादा उसी पे बात करेंगे। हाँ। क्योंकि आपके उपन्यास, आपकी कहानियां तो लोगों तक पहुंची हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, तब का तो कुछ भी पता नहीं है। लोगों से सुना है कि मैं लड़की के रूप में पैदा हुई हूँ। और मेरे जन्म पर कोई शोक नहीं मनाया गया। कितनी अच्छी बात है। चलिए, मेरे जन्म पर मेरे पिता, उनको मालूम था कि एक बहुत बड़ी लेखिका इस घर में आई है। पता नहीं ये तो क्या, लेकिन उसके 10 दिन बाद की बात सुनाती हूँ कि मेरे पिता खुश हुए और मेरे बाबा खुश हुए, मेरी माँ भी खुश हुई। 3 ही लोग थे घर में और मेरा जन्म आप हुआ। सबसे बड़ी थी? मेरे से पहले भाई हुआ था, वो नहीं रहा। लेकिन ये नहीं हुआ कि पहले लड़का हुआ था अब लड़की हुई है तो हम थोड़ा उदास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे बाबा ने बहुत विद्वान पंडित बुलाए मेरा नाम रखने के लिए। तो उन पंडित जी ने नाम निकाला और गांव की औरतें जुड़ी रहती हैं जब बच्चे का नाम रखा जाता है। उन्होंने कहा मैं इसका एक ही नाम रखूंगा। कहा मेरे पिता ने क्या कि मैत्रेयी। तो मेरे पिता ने कहा कि मैत्रेयी कैसी थी? तो उन्होंने कहा कि वो एक ही थी जो जानती थी कि मुझे क्या करना है, और उसके लिए वो पूरा अपना साहस, पूरी अपनी इच्छाएं सब कुछ लगा देती थी, इतना बताया। और विदुषी थी। तो मेरे पिता इतने तो पढ़े थे कि इतना सब कुछ जान जाए। गांव वाली औरतें बैठी थी, उन्होंने कहा क्या नाम रखा है? मैत्रेयी। हम बोल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप अपनी तरफ से कुछ भी बोलो। तो मेरी एक बुआ थी, उनका नाम वैदेही था, तो उन्होंने नाम रखा मेरा पुष्पा। तो पूरा गांव पुष्पा कहने लगा। फिर स्कूल में भी कोई पुष्पा ही लिखे आया, क्योंकि मेरे पिता की डेथ हो गई मैं जब 1.5 साल की थी। आप जब 1.5 साल की थी? हाँ। तो कोई और ही गया होगा दाखिल करने, तो वो पुष्पा लिखवाया आया। जो डेट जन्म की है वो लिखनी थी, तो वो जो भी कुछ लिखवाया आया। मैं हुई हूँ ठंड के दिनों में पैदा, वो गर्मी के दिनों में लिखवाया आया। पहले बहुत होता था ऐसा। यही हुआ है मेरे साथ। तो ये था। फिर जब पिता तो रहे नहीं, मैं थोड़ी बड़ी हुई, पढ़ने लायक बच्चा हुई, तो मेरी माँ ने मुझे स्कूल में जबरदस्ती बिठा दिया। जबरदस्ती? हाँ, बिठा दिया। जाना नहीं चाहती थी? नहीं, मैं छोटी बहुत थी। कितनी छोटी थी? 2.5 साल की उम्र। ओहो, अच्छा। उस समय भी ये होता था? क्योंकि अब तो कहते हैं कि इतने कम उम्र के बच्चों को स्कूल भेजते हैं। नहीं, हाँ सुनिए, उन्हें एक लगन मेरी लड़की पढ़े है। तो जब बिठाया तो डिप्टी साहब आए वहाँ पे मारने के लिए। तो उन्होंने कहा ये बच्चा कौन छोड़ गया है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी माँ छोड़ गई है, वो कहती हैं कि ये पढ़ेगी। तो उन्होंने कहा ये क्या पढ़ेगी, इसको लौटाओ। तो मुझे लौटा दिया। खैर, लेकिन मेरी माँ की लगन थी कि वो पढ़ा के मानी। और विधवा होने के बाद वो खुद भी पढ़ने लगी। अच्छा। हाँ, वो गांव से करीब 3 मील पैदल जाना, पैदल आना, और दाखिल हो गई स्कूल में। शाम को आती थी। बुंदेलखंड? नहीं, मेरा जन्म जिला अलीगढ़ में हुआ है। हाँ, वहाँ पढ़ाई की आपने? बुंदेलखंड में मैं बाद में गई हूँ। तो जब मेरी माँ पढ़ के नौकरी करने लगी, तो मेरी माँ पढ़ी 3-4 साल और उन्होंने
10th पास किया और फिर नौकरी लग गई। हालांकि घर में खूब खेती थी, लेकिन उनका मन नहीं लगा। तो वो उनकी पहली पोस्टिंग झांसी हुई, माँ माँ की। तो मैं यहाँ पढ़ रही थी, उसके बाद मैं झांसी आप चली। कितनी भाई बहन थी? कोई नहीं, आप अकेली थी? अकेली थी। तो झांसी जब गई तो वहाँ दाखिल कर दी। वहाँ लड़कियों का स्कूल नहीं था आसपास कहीं, तो मैं लड़कों के स्कूल में ही दाखिल हुई। वहाँ 300 लड़के होंगे, 300-400 होंगे, और एक मैं थी। 300-400 लड़के में आप अकेली थी? हाँ, मैं थी। तो बहुत अजीब बात था, लड़कों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो बड़ी हो रही थी उस वक्त, तो खतरे भी बहुत थे। मैं जिस गांव में मेरी माँ की पोस्टिंग थी वहाँ से 10 किलोमीटर जब था। माँ अपने काम पे होती थी तो घर में पीछे कौन रहता था आपको देखने के लिए? इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आपकी पसंद का ये बहुत चुलबुला सा प्यारा सा गाना है फिल्म दंगल का गिलहरियां, जो आपको भी बहुत पसंद है। सुन लेते हैं। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है, जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है, मैं जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ, मैं जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना जानू ना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और हमारे साथ हैं जानी मानी कहानीकार उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा। तो घर में पीछे कोई नहीं रहता था? कोई नहीं। मेरे बाबा थे, वो रहते थे, वो अपाहिज थे, और जाहिर है कि बूढ़े भी थे। तो वो रहते थे और मैं रहती थी। माँ जो है पहले पढ़ी, फिर नौकरी पर चली गई। उसके बाद बाबा ख़त्म हो गए और मैं अकेली रह गई। तो 1 साल मैंने काटा अकेले गांव में, घर में अकेले। फिर अकेले मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मेरा परिवार था ही नहीं। वो लंबी कहानी है कि मेरे पिता भी अपनी ननिहाल में रहते थे, तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैं अकेली, कोई चाचा नहीं, ताऊ नहीं, बुआ नहीं, कोई नहीं। तो 1 साल रही अकेली। फिर मैंने कहा अपनी माँ से, मैं नहीं रहूँगी, मुझे ले चलो। अब वो सोचती थी मैं नौकरी करूँ, गांव मेरे ट्रांसफ़र होते हैं, मैं कहाँ ले जाऊँ। फिर भी वो ले गई। फिर मेरी पढ़ाई झांसी के एक कस्बे में हुई, मोट। वहाँ मेरा मन लगा। हालांकि वो लड़कों का ही था जो मैं बता रही हूँ, 200-300 लड़के, 400। मैं अकेली, और छोटी छोटी लड़कियाँ थीं, छठी वठी में, मैं थोड़ी बड़ी क्लास में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी उत्सुक हूँ आपसे ये पूछने के लिए कि 300-400 लड़के और एक अकेली मैत्रेयी क्लास में, क्या यहीं पर वो नींव पड़ गई थी आपके साहसी होने की, आपके बेबाक होने की, आपके बिल्कुल खुलकर वो बात कह देने की जो ज़्यादातर लड़कियां, खासकर आप जिस जगह से आ रही हैं और आज भी हिचकती हैं कहने में, बोल नहीं पाती हैं अपनी बात, लेकिन आपका एक व्यक्तित्व है जो इसलिए और भी जाना जाता है। कई बार और भी तरह की बातें हो जाती जो आप कहती हैं, आपको जो सोचना है सोचे, मैंने तो ये कहा है और मैं ये करती हूँ। क्या उसकी बुनियाद तभी पड़ गई थी मैत्रेयी जी? एक और बात है, जो पहली बात बताऊँ, मुझे जैसे लड़कियां शर्माती और मानती तो मुझे मालूम है, मैंने पढ़ी आपके बारे में बात। मुझे नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया ना। तो लड़कों से जैसे मैं शर्माऊं और नजरें झुका लूं, तो हुआ ही नहीं। और मेरे दोस्त जैसे थे, पास बैठते थे बिल्कुल, यहाँ मैं बैठी हूँ, लड़का बैठा है। तो कभी नहीं खाना खा पाती थी, माता जी तो नौकरी करती थी, तो मेरा पेट बोलता था तो लड़का सुनता था। कहता था खाना नहीं खा के आई, हमारे पास है खाना, और हमारे पास से खा लेना। कोई लड़कों से ये नहीं था कि वो मैं लड़की हूँ, वो लड़के हैं। और हालांकि तब मैं बड़ी हो रही थी, लड़के भी बड़े ही थे। तो अब जब उस स्कूल में मुझे पढ़ना ही है तो ठीक है,
कोई तो ऐसे इस तरह थे, कोई थोड़े आशिकी भी करते थे। अच्छा। हाँ हाँ। तो किसी ने फिर आपको वो प्रपोजल दिया आशिकी में? अरे खूब एक ही तो लड़की थी वहां पे और वो भी खूबसूरत। नहीं, चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ पे, तो चिट्ठियाँ जब आए तो जैसे लड़कियां घबरा जाती हैं, उसे छुपा देती हैं। हाँ, मैंने नहीं छुपाई, मैंने अपनी माता जी को दे दी कि ये अच्छा, मेरे माता पास। जी को क्यों दे दिया? इसलिए हाँ। कि उनको एक ये था कि तू कुछ भी करना लेकिन मुझे बताना, एक ईमानदारी वाली बात। मैंने उनसे कभी धोखेबाजी करने की छुपाई नहीं सपने कोई में भी नहीं सोची। जो मेरी गलती है वो भी मैंने बताई है। एक बार मैंने किसी को, छोटी थी तभी, मैंने एक नायब तहसीलदार हमारे गांव में आए थे, उनको अच्छी चिट्ठी लिख दी। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हो। अच्छा। वो चिट्ठी कोई ले गया चुरा के और पूरे गांव में अफवाह फैल गई, ये इतनी छोटी लड़की है, ये नायब तहसीलदार से फंसा रहा है, इसका ट्रांसफर कराओ। तो माता जी ने कहा बोल लिख, क्या लिखा था? चिट्ठी तो नायब साहब के पास पहुंच गई। तो मैंने लिख दी, क्योंकि तो लिख दी, मैंने ये लिखा था, मैंने एक शब्द भी नहीं छुपाया। तो ये बात है कि मुझे छुपाना नहीं आया। छुपाना तो जब होता है जब डरता है आदमी। तो इसमें क्या डर था? मैंने चिट्ठी लिखी तो लिखी। हाँ, कोई अच्छा लग सकता है, कभी भी लग सकता है। लग अच्छा, रहे और थे, वो तो उम्र वैसी हो रही थी। हाँ, लग रहे थे। उनका रुमाल ले आई वहाँ से उठा के। फिर और फिर जब उनका लोगों ने ट्रांसफर करा दिया, बहुत दुख हुआ ना? हाँ, बहुत दुख हुआ। इतना कि मैं गई तो वो साइकिल से जा रहे थे और वही मेरा रास्ता था स्कूल का। तो स्कूल में थी, सो क्यूट। ओके। तो कहने लगे, साइकिल से उतरे, मैं पैदल जा रही थी, मुन्नी अब मैं जा रहा हूँ, मेरा तबादला हो गया है। वैसे नहीं होता, लेकिन तुमने एक चिट्ठी लिख दी, मेरा तबादला हो गया। अच्छा, आज मेरी साइकिल पे बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा। फिर आप बैठी? तो मैं बैठी, इतना रोई कि जो नायब साहब का रुमाल चुरा लिया था पूरा भीग गया, है ना। और रोती गई स्कूल तक। फिर वो उतारा मुझे, जाओ मुन्नी स्कूल में जाओ और तुम लिखती रहना। और आपको लिखती रहना? मुझे अब याद आता है, तब तो मैंने ऐसे ही सुना था, तुम लिखती रहना। तो नायब साहब चले गए। आपको लगा बहुत ऐसा दुख हुआ कि पंख होती तो उड़ उड़ाते? जाते। वो तब गाना था नहीं। जब ये गाना बना होगा तो आपको लगा होगा ना? सब कुछ कि लगा, है ना। चलिए ये गाना सुन लेते हैं, सहरा का पंख होती तो उड़ आती रे, है ना। बहुत रोई आप, रुमाल पूरा भिगो दिया। और गाने तो हैं ऐसे, लेकिन कहाँ उड़ पाता आदमी, कहाँ जा पाता है? नहीं जा पाई, कहाँ जा पाई। चलिए सुनते हैं। आज भी उनको नहीं भूली, वो कितनी छोटी उम्र मेरी, है ना। चलिए ये गाना सुन लेते हैं, उसके बाद
सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु, हमारे साथ हैं जानी मानी कहानीकार और उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा। तो आज भी आपको वो याद आते हैं? बहुत। पता नहीं वो कहाँ होंगे, उन्हें वो लड़की याद होगी कि नहीं जिससे उन्होंने कहा था लिखती रहना। शायद किसी ने बताया हो या कुछ तो याद आया हो। उसके बाद आपकी शादी कब हुई? अरेंज मैरिज भी आपने अपनी चॉइस से ही की, ये मानकर कि एक साथी होगा, तो साथी का साथ आपने अपनी सोच में कैसे कैसे निभाया? आपने बताया कि आप शर्माती नहीं थी, तो वो कैसे हुआ? माँ ने कहा कि ये लड़का है, डॉक्टर साहब थे, आपको अच्छे लगे जब माँ ने कहा कि इससे शादी होनी है? मैंने शर्तें रखी माँ के सामने। अच्छा। डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, ये मिले तो कर लूंगी मैं भी। अच्छा, ये चॉइस वाज कि डॉक्टर या इंजीनियर? इंजीनियर उस वक्त बड़ा माना जाता था। हाँ, जी जी जी। तो मैंने कहा मैंने पढ़ाई की है, तो वो कहें हमारे यहाँ ब्रज में लाली कहा जाता है, तो वो कहें लाली वो प्रोफेसर है, वो लेक्चरर है, वो फलाना। मैंने कहा वो मुझे मत बताओ, मुझे नहीं मिलेगा तुम्हें तो मैं कुंवारे रहना मंजूर है मुझे, लेकिन करूंगी तो डॉक्टर या इंजीनियर। तो कहते कि दहेज वेज मांगे तो दहेज मांगेगा तो मैं कुंवारी रहूंगी, लेकिन दहेज के साथ शादी नहीं होगी। तो माँ से ये फ्रैंकनेस थी, तो सब कुछ कह देती थी, वो सुनती भी थी और गौर भी करती थी। पिता होते तो करते न करते, एक मेल वो होता है ना, ईगो वो दूसरा होता है। भाई होता तो करता ना करता, माँ सब सुनती थी और वही चाहती थी कि मेरी लड़की जो चाहती है मैं वो करूँ। तो वो बेचारी अपना झोला लेके कई जगह घूमी, इंजीनियर के यहाँ गई। तो इंजीनियर के यहाँ उनके बाप ने कहा कितना पैसा दोगी? तो उन्होंने कहा पैसा तो मैं नहीं दूंगी, मेरी लड़की पढ़ी है। आपका लड़का। आप उस वक्त किस ईयर में थी? कॉलेज में रही होंगी? मैं तब बीए कर लिया था, एमए प्रीवियस में गई थी। तो उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में। हाँ, हिंदी साहित्य में। तो मैंने चॉइस से अपने से हिंदी ली। तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की, आपका लड़का पढ़ा है तो मेरी लड़की भी तो पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कितने पैसे देगी? बोली पैसे नहीं दूंगी, हमारे यहाँ खेती थी। तो कहा शादी के लिए खेती तो नहीं बेचेगी? तो उन्होंने कहा आप ये कैसे तय कर सकते, मैं क्या करूँगी? खैर, तो उन्होंने कहा कि ला जन्म पत्री ला। तो माता जी ने कहा मैं जन्म पत्री नहीं लाई, मैं मार्कशीट लाई हूँ, वो आपको दे सकती हूँ। तो कहने लगे मार्कशीट का हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा क्यों, लड़की की योग्यता जो बता रही हूँ उसका सबूत नहीं देखेंगे और मुझे अपने लड़के की दे दो। वो राजी नहीं हुए। अच्छा। कहा जाओ। माता जी को भगा दिया। बताइए। ऐसे ही करके दो एक आध और ऐसे देखा दाखा, यही सवाल उठा। तो आपको फिर कॉलेज में किसी को नहीं देखा आपने? ये स्कूल में ही आपको कॉलेज ये पसंद आया? नहीं, मेरे प्रेमी थे, मैं भी चाहती थी उन्हें, उनकी चिट्ठियाँ आज भी रखी हैं। तो मैं कह देती तो मैं यहाँ पढ़ने को ले आती। ओके। अच्छा। तो उनसे कभी अब बातचीत होती है? जाती हूँ झांसी तो आ जाते हैं स्टेशन पे। अच्छा। लेने ही आ जाते हैं स्टेशन पे। तो डॉक्टर शर्मा कुछ नहीं कहते? अभी तक तो नहीं कहा। वो जानते मानेगी तो है नहीं। अच्छा। मैं कलेश क्यों करूँ? अच्छा। है ना? तो इससे ही जुड़ा हुआ एक दो लाइन और कहूँगी। खैर अभी इसका कह रही हूँ। तो चिट्ठियाँ रखी हैं। मैंने एक जगह और कहा है कि वो चिट्ठियाँ नहीं रखी, वो प्रेम रखा है। क्या बात, जो मेरे लड़कपन का प्रेम था, भूलता नहीं आदमी उसे, तो मैं नहीं भूली। खैर, तो डॉक्टर साहब की तो ये समझ लो कि राजेंद्र यादव से मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है। तो सब लोग कहते भी थे तो डॉक्टर साहब के कानों में आता था। तो राजेंद्र जी को खाने का बहुत शौक था। तो मैं पूरी कचौड़ी बनाती थी, तो डॉक्टर साहब कहते थे मुझे क्यों खिला रही है, खिलाया हो उस बुड्ढे को। एक बार राजेंद्र जी के भी दफ्तर में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत पहले की बात है। जी जी जी। तो राजेंद्र जी से मेरे पढ़ाई का लिखाई का ताल्लुक बहुत था। तो डॉक्टर साहब तो इसको समझते नहीं थे। हाँ बना रही हो, बुड्ढे को खिला दे, बुड्ढे को खिलाया हो। और जैसे ही राजेंद्र जी हमारे घर आए, सर आइए, सर आइए, क्या खाएंगे सर, क्या लेंगे सर। और पीछे तो घमासान। तो आप कभी कहती थी कि इनके आने पे तो आप ऐसे नहीं, मैं खूब कहती थी। और वो नहीं थे तो मैंने उनकी तस्वीर टांग ली, मैं भी तो कोई कम नहीं हूँ। तो क्या बात है, मजा आ गया। राजेंद्र जी की तस्वीर अपने बेडरूम में टांग ली। फिर एक दिन गुस्सा आया, मैं कहीं चली गई, फिर मैं आई तो एक दिन गुस्सा आया, इस बुढ़े को पूज ले, और तस्वीर उतार के और फर्श पे मारी धाड़ से। अच्छा। तो टूट गया सब कुछ। हाँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा राशि, मैं चुपचाप बैठी। लेकिन अच्छा तो नहीं लगा होगा? मुझे कोई खुशी हुई, खूब दुख हुआ। हाँ, लेकिन मैंने जताया ही नहीं।
भाई कई चीज़ों से कई चीज़ें कई तरह से करनी पड़ती हैं। स्त्री का जीवन कोई ऐसे ही नहीं है, बड़ा कठिन है। तो मैं नहीं, अगर मैं नाराज़ होती तो बात और बढ़ जाती। सही बात ठीक है, ठीक है। फिर वो शाम तक मैं से कहीं चली गई, तो शाम को मैं आई तो वो जड़ी हुई तस्वीर फिर टंग रही। तो हमारा पति पत्नी का संबंध तो ऐसा रहा है, क्या बात फोड़ है क्या बात और फिर जड़वा के टांग दें कि मैंने उसका दिल दुखाया है। तो आपके लिए यहाँ पे मैं नया दौर का आपका ये गीत आपको बहुत पसंद है, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। राजेंद्र यादव जी के बारे में तो आपने बताया, तो ये रह गया कि फिर डॉक्टर साहब मिले कैसे माता अच्छा, जी हाँ ने? हाँ हाँ हाँ। तो माता जी ने कई जगह देखे लड़के वड़के, हम्म, कहीं दहेज मांगा गया तो नई बात बनी। ठीक है। फिर कहीं लड़के की व्यवस्थाएं आई कि उसका मामा तय करेगा, चाचा तय, वो भी वो कहे। तो फिर एक दिन माता जी आई कि अब ना, लाली कहती थी, लाली अब तेरी शादी यहीं होगी। मैंने कहा ये कहाँ होगी? कि मैं अलीगढ़ में एक लड़का देखा आई हूँ। मैंने कहा लड़का देखा है? हाँ, वो उसी से होगी अब तेरी। मैंने कहा ऐसा कैसे कि उसी से होगी, मैंने देखा भी नहीं। तू देख लेना। उस लड़के ने, मैंने मार्कशीट दिखाई, वो भी देख ली। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं ज़रूरत नहीं है, आप हमारी माँ की तरह हैं, हम पैसा वैसा नहीं, और वहाँ हैं अलीगढ़ में हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो तू चलेगी? इतवार का मैं कहा है कि मैं, तू भी देख लेना उन्हें। असल में तो गांव में भी आ सकते थे वो, लेकिन यहाँ हल्ला मचेगा बेकार का। चलेगी अलीगढ़? मैंने कहा चलूँगी। गई, ये आए तो मुझे ठीक लगे। ठीक लगे? क्या ठीक लगा आपको? पहली बार देखकर आपको क्या लगा कि हाँ ठीक है, इनसे शादी की जा सकती है? क्योंकि उससे पहले जैसा आपने बताया कि हाँ किसी से प्रेम था, कोई अच्छा लगता था, ये वो, तो जिनसे आपने प्रेम पत्र एक्सचेंज किए थे उनसे कभी शादी के लिए नहीं सोचा? देखो सच्ची सच्ची, हाँ। प्रेमी शादी के लिए नहीं होता। क्या बात है माधुरी जी, क्या बात है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। पुरुष भी ऐसा ही सोचते हैं, ये गर्लफ्रेंड के लिए ठीक है, ठीक ये है, बुरी ना? मैंने भी ऐसे ही सोचा। क्या बात है उस समय में। हाँ। वाह, फिर तो फिर मुझे वो ठीक लगे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप बैठे रहे। मैंने सोचा ये लड़का बोल नहीं रहा है, मैं ही 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ। पूछा फिर? फिर मैंने पूछा, हाँ, मैंने कहा मैं, पता है आपको मैं यहाँ अलीगढ़ में रही हूँ और ऐसा ऐसा। तो बोले हाँ 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 हाँ। मैंने कहा ये तो इतना शर्म आ रहा है। तो फिर कोई बात नहीं, बस हो गया कि हाँ हाँ ठीक है हो गया। तो मैंने कहा माता जी ये ज़्यादा ही शराफत का मारा हुआ है, इससे मेरी कैसे चलेगी? तो हाँ, माता जी नहीं नहीं, बड़े अच्छे हैं, बड़े शरीफ है इंसान, अच्छा लग रहा है। कोई मांग नहीं है। और उनने देखो अपने सब, उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, आप देख लो, और मुझे मार्कशीट वगैरह नहीं देखनी, आप कह रही हैं तो सच ही होगा। हो गया, शादी हो गई।
आप कहती हैं कि आपने खुद को कभी पत्नी नहीं माना और महिलाओं की तरह उनके काम नहीं किए डॉक्टर साहब के, बाहर जाने पे कभी उनसे पूछा नहीं कि वापस कब आओगे, या आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपके पति भी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इन बातों से और लोग थोड़े परेशान होते थे कि ये कैसी बीवी है, कभी पूछती नहीं है वापस कब आ रहे हो, मतलब। हाँ होते थे, हुँ, होते थे। मेरी फ्रेंड ही बोली हाँ, कि वो चले गए, जा रहे हैं और तू ये तक नहीं पूछ रही कब कि आओगे कब आओगे। वापस? हाँ, फिर? अरे मैंने कहा यार आएंगे, जब आ जाएंगे घर ही तो आएंगे, और हाँ, कहाँ थोड़ी फ्री जाएंगे। रहूँगी मैं, स्वतंत्र हाँ, रहूँगी इतने दिन। और हाँ, अच्छी बात है, हुँ। मैं भी कुछ करूँगी। ठीक है। तो ये रहा। और ना तो उन्होंने कहा कभी मुझसे कि मेरी अटैची लगाओ, कि मेरे कपड़े दे दो, नहीं, कि औरतें मेरे तो जूते ज़्यादातर कहाँ खुद हैं। ब खुद करने लगती हैं। मेरे बस का नहीं था। नहीं था। मेरे बस का नहीं था। हुँ, और आज्ञा उन्होंने कभी दी नहीं, ना मैंने मानी। वो जानते थे नहीं मानेगी। हुँ, वैसे भी अकेली लड़की रही है तो एक संतान है तो किस तरह रही होगी वो भी लोग हुँ, अंदाजा लगा लेते हैं। हुँ, लड़कों लड़कों में पढ़ के आई है, ये हुँ, कितनी दबेगी कितनी नहीं। हुँ, वहाँ इलेक्शन लड़के आई हुँ, लड़कों में, हुँ। तो इनसे दबती क्या है। तो ओह गॉड! डॉक्टर साहब से डरने का तो कोई स्कोप ही नहीं नहीं था फिर, नहीं बिल्कुल। नहीं, उनने फिर इस चीज पे कभी कभी तो कलेश भी करी। हुँ, तो फिर कहे नहीं नहीं, अब उन्हें ये लगता था जैसे और औरतें रहती हैं, ये क्यों नहीं क्यों नहीं रहती। रहती हाँ, है? हाँ, फिर? तो मैंने कहा कि सुनो, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनकी हुँ, बीवियां रहती हैं, हुँ, वैसे मैं नहीं रह सकती, ज़्यादा हुँ। कहीं तो माता जी के यहाँ चली जाऊंगी। धमकी दे दी आपने। धमकी दे दी। तो हुँ, उन्हें ये था इसका कुछ भरोसा नहीं है। चली एक भी जा बार क्या सकते हो हैं। गया कि कुछ बात हुई, हुँ, बात नहीं हुई तो मैंने कहा मुझे जाना है, गाँव हुँ, जाना है। तो हुँ, कहने लगे अभी नहीं चलूँगे, चले। मैंने फिर माता जी झांसी चली जाएंगे। हुँ, अच्छा नहीं चलेंगे। तो मैंने हमारे यहाँ किराएदार रहते, उसका लड़का संग लिया हुँ, और मैं मोटर में बैठ गई। हुँ, फिर हमारे गांव में इक्का जाता है, जानती हो इक्का, हुँ। तांगा जैसा हाँ, एक हाँ। एक काम घोड़ा। बैठ, हाँ, हुँ, एक काम बैठ के हुँ, और अपने गांव पहुंच गए। हुँ। हल्ला अकेले? में अकेले। हुँ। तो शादी हुई थी तभी 2-4 महीने बाद ही। हाँ अच्छा! हाँ हाँ। तो तो पूरे गांव घर में में सास वगैरह नहीं थी? नहीं थी, अच्छा। सास ननद कोई नहीं। जेठ अभी वेठ आपकी आज़ादी का सब समझ में आ रहा है। जेठ थे, जेठानी हुँ, थे, वो कुछ नहीं हुँ, कहते थे, हुँ, ससुर भी कुछ नहीं कहते थे। तो गांव में हल्ला मच गया हमारे, अरे हुँ, पुष्पा आ गई, पुष्पा आ गई, अकेली आई है, अकेली हुँ, आई है। हुँ, हमारे ताऊ चाचा जो दूर के थे उन्हें, अरे लली अकेली आ गई। तो मैंने कहा क्या हुआ, मोटर में ही तो बैठना था, अब वो हुँ, नहीं आ रहे थे तो मत आओ, मैं तो आती है। तो इस माँ ने तरह क्या कहा? मैंने कहा लाली आ गई तो बड़ा अच्छा हुआ है, वे नहीं हुँ, आए। मैंने हुँ, कहा आ जाएंगे पीछे से। माँ ने कभी ये नहीं कहा जैसे माएँ सिखाती हैं। हुँ, मेरी माँ ने उल्टा ही सिखाया मुझे, दबना मत हुँ, है, हुँ, अपनी किताबें मत छोड़ना। हुँ। तो आप उस वक़्त एमए की पढ़ाई करके आगे पढ़ रही थीं या नहीं, एमए में? मैंने एमए प्रीवियस करते हुए, एमए प्रीवियस करके मेरी शादी हो गई। हुँ, फिर मैंने चली गई इनके यहाँ से, फिर हुँ, मैंने एमए फाइनल में पढ़ी। हुँ, हुँ। फिर मैंने इन्हें चिट्ठियों का ढेर लगा दिया। अच्छा। चिट्ठी लिखने का आपका बड़ा शौक बहुत था। शौक। कई बार लोग अपनी चिट्ठियों को प्रकाशित करते हैं, आपने जाना, जैसे मैंने जानिसार अख्तर की पत्नी के वो पढ़े, या आपने अमृता प्रीतम। कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसा आप भी करेंगे अपने वो? सोच रही हूँ। चलिए, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। आपकी पसंद का ये गाना सुन लेते हैं। ये बताइए। मेरा प्रेम पत्र पढ़ पढ़ के कर तुम के तुम नाराज नाराज ना होना, मोहम्मद रफ़ी। और बहुत अच्छी फिल्म थी ये, राजेंद्र कुमार, राजकुमार हाँ और हाँ, ये संगम। मीना कुमारी। चलिए सुनते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है।
प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। प्रेम पत्र लिखना तो मेरे ख्याल से डॉक्टर शर्मा के आने के बाद बंद हो गया। नहीं जी, बंद हो गया। नहीं नहीं, फिर भी लिखती थी। हम्म, अच्छा। नहीं मैंने मिला दिया इनको। अच्छा, फिल्मा देती थी। नहीं, हम झांसी जाते थे तो हाँ। वो आए हुए होते थे जो मेरे साथी हैं, हम्म। तो मैंने कहा ये हैं, हम्म, और इन्होंने मुझे पहला प्रेम पत्र लिखा था, फिर हम हम्म। साथ पढ़े, हम्म। और ये मेरे से एक क्लास आगे थे मगर ये फेल हो गए, फिर मेरे साथ आ गए। फेल हो गए वो, ओके। मेरे साथ ही आ गए, हाँ। और ये हैं, हम्म। तो वो मेरे घर भी आए, हम्म। तो डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, हम्म। ठीक है, अच्छे से मिले? अच्छे से बाद में झगड़ा नहीं, नहीं किया? वो इतने बड़े एक्टर हैं, आपके हस्बैंड हाँ। डॉक्टर साहब? हाँ। उससे तो खूब ही अच्छी तरह मिले हाँ। हैं, लेकिन मन में तो ये रहा कि ये कौन बुला लिया। ओ भगवान। खूब मिले, उसकी खातिर की, और ये तो कहने लगे डॉक्टर साहब कितने अच्छे, अरे तू क्या जाने। फिर आपने लिखना शुरू किया, कहते हैं कि थोड़ा विलंब से पढ़ती थी, लिखती थी। थोड़ा नहीं, बहुत विलम्ब। बहुत विलंब से। आपकी बड़ी बेटी ने आपको प्रोत्साहित किया कि माँ आप लिखती हैं तो अपने नाम से लिखिए और लिखना शुरू कीजिए। तो कभी खुद से ये ख्याल नहीं आया कि मैं नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। सोचती थी लिख दूंगी तो छपेगा नहीं, बिल्कुल लगा हुआ आपकी जैसी बोल्ड लड़की, हाँ। जो हर स्टेप अपनी मर्जी से लेती थी, किसी से नहीं डरती थी, कोई बात छुपाती नहीं थी, तो उसको ये डर क्यों था कि पता नहीं छपेगा नहीं छपेगा, फिर लिखूंगी? हाँ, नहीं, ठीक है। तो कुछ चीजें थी ऐसी कि लिखना चाहती थी, लेकिन नहीं लिखा। तो क्या करती थी कि जो मेरे बच्चे थे उनके लिए मैगजीन 2 बेटियां चाहिए हैं? था, 3 है। 3 बेटियां हाँ, हैं। तो उनके लिए मैगजीन में कुछ आर्टिकल चाहिए थे, उनके लिए लिख देती थी आप, उनके नाम से? हाँ। तो तब उसने कहा कि कभी अपने नाम से भी लिखो। तो मैंने कहा अपने नाम से? मेरा नाम क्या है, मैं तो मिसेस शर्मा हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे बोलती हो ये? तब फिर मैंने लिखना शुरू किया, और वो मैत्रेयी पुष्पा से किया। मैत्रेयी की कथा तो मैंने बताई दी, कैसे मेरा नाम रखा गया, तो मैंने दोनों नाम जोड़ दिए। आपकी कहानियों में जो बैकग्राउंड है, जैसा आप कहती भी हैं खुद, कि वो सब कुछ जो आपने जिया एक नन्ही मैत्रेयी के हिसाब से, फिर जब युवा हो रही थी, जो पात्र थे आपके आसपास, और वो ज़्यादातर सब महिला केंद्रित भी होती हैं, विमेन हु आर बोल्ड, समथिंग विच यू लिव्ड, जिस तरह से आपने, क्योंकि खासकर अगर मुझ ज़माने की बात करें तो महिलाएं ऐसी नहीं होती थी। कहने को आज भी महिलाएं उस तरह से, जिस तरह से आप स्वच्छंद और खुलकर बात कर रही, महिलाएं नहीं करती हैं। उनको किसी बात का खौफ, किसी के जाने का खौफ, ये सारा डर, तो इतना सहज, इतनी निडर। असल में मुझे छिपाना नहीं आता, ये अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। छिपाना नहीं आता, डर लगे तो छिपाना आए, डर लगता नहीं है, किसी चीज का डर नहीं लगता, तो फिर छिपाएं क्यों? तो पहले आपने कहानी लिखी, कुछ कविताएं लिखी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि, मैंने कहा ये मैंने इतनी कविताएं लगभग 100 लिख ली हैं, क्या करूं इनका? उनको सुनाती थी? नहीं सुनाती नहीं। थी? किसको सुनाती थी? किसी को नहीं सुनाती थी। नहीं। तो फिर बोले कि हम छपवा देंगे। तो मैंने कहा तुम छपवा दोगे? बोले हाँ। उनको मैंने थमा दी, थोड़ी बहुत पढ़ी, फिर कहने लगे किसके लिए लिखी है ये? आय हाय, फिर क्या कहा आपने? मैंने नीचे निगाह करके कह दी तुम्हारे लिए। उनके लिए बार झूठ बोला? हाँ, उनके लिए बिल्कुल नहीं लिखी थी। खैर वो खुशी खुशी छपवा लाए। अच्छा। अब उनका भी देख लो। मैंने कहा कि हाँ लो, किताब छप गई, अच्छी किताब छपी। मैंने कहा कौन, जिस पर प्रकाशन तो पड़ा ही नहीं है, किस प्रकाशन से छपी? प्रकाशन? कैसा प्रकाशन? हमने तो वहाँ छपवाई है जहाँ शादी के कार्ड छपते हैं। भगवान, उनका भी देख लो। अच्छा, फिर? मगर वो छप गई, मेरे पास आज भी रखी है। उसमें से कोई कविता याद है आपको? वो न जाने कौन है, मेरे मन में कौन है, कुछ इस तरह का। मतलब कोई था तब भी मेरे मन में, जो डॉक्टर साहब से अलग था। अच्छा। तो जो मन जो है वो बहुत फ्लाई करता रहा है, बिल्कुल खुले में। और आपका है भी कि स्वच्छंद सोच विचार रहना, मतलब बंधन मुक्त जिसको कहते हैं, खासकर सोच से। चलिए, आपकी पसंद का तुम्हारी सुलू का गाना बहुत सूट करता है आपकी पर्सनालिटी को, जो मुझे बहुत मजा आ रहा है बात करके। मनवा लाइक्स टू फ्लाई, है ना?
चलिए सुनते हैं। रुकी रुकू मैं ना क्योंकि उंगली पकड़ ली सपनों की, आए है खुशियों के पंछी, खुली जो खिड़की अखियों की, दिल तो बलून है जुनून से भरा है जो, मेरी धड़कनों की स्वीट ट्यून से भरा है जो, दिल तो बलून है जुनून से भरा है जो, मेरी धड़कनों की स्वीट ट्यून से भरा है जो, मैं रहूं क्यों शायद मनवा पंख फैला के likes to fly, दुनिया पुल 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 कर keeps on trying, मनवा पंख फैला के likes to fly, दुनिया पुल 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 करे। आजकल सच में जिंदगी है टच में, दुनिया भी है भली लाइक सहेली, लम्हों के बस में सपनों के चश्मे, पहनूं मैं हूँ चली उम्मीदों की गली। दिल थोड़ा स्वीट है, बस थोड़ा सा ही डीट है, दिल थोड़ा स्वीट थोड़ा डीट सा है जी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा नीट सा है जी, है तो अपना ही भाई, मनवा पंख फैला के likes to fly, दुनिया पुल 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 कर keeps on trying, मनवा पंख फैला के likes to fly, दुनिया पुल 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 करे। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं जानी मानी सुविख्यात लेखिका यानी कहानीकार उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा, और जो बिल्कुल दिल से बात कर रही हैं हमसे। हमारे चैनल का ये टैगलाइन भी है ना, स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां हम दिल से दिल की बात करते हैं। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल दिल से अपनी बात कर रहा है, सच में मैत्रेयी जी। तो फिर वो किताब छपकर आ गई। यहाँ मुझे याद आ रहा है जब आप अकादमी की उपाध्यक्ष चुनी जाती हैं तब भी सुर्खियों में आ जाती हैं, कभी अपने वैवाहिक जीवन पर खुलकर इस तरह से बात करना तब भी सुर्खियों में आ जाती हैं। अपने वैवाहिक जीवन की बात मैंने की आपसे, और अपने व्यक्त विचारों के लिए कृतियों कमेंट्स आते हैं स्त्रियों पर साहसिक लेखन के लिए। बहुत बोल्ड राइटिंग है आपकी। तो क्या है, मतलब आपको लगता है ना कि आपकी सोच को आपकी ही तरह लोगों को स्वीकार करने में क्या समस्या हो सकती है? कहीं माइंड ब्लॉक है या क्या है कि आप इतने खुले मन से बात करती हैं, इतने खुला सच बोलती हैं। सच बोलने का साहस, इंसान जब अंदर से अच्छा होता है तो कहते हैं वो बोल सकता है, उसको डर नहीं होता। सबसे जो हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो हमारा डर होता है। जब डर नहीं है तो फिर इन सारी चीजों को कैसे आपने जो दोस्तें हैं वो संस्कारों में बंधे हुए लोग हैं जिन्होंने आज़ाद देश में भी अपने को आज़ाद नहीं किया है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी शरीर से कर लिया होगा, विचारों से नहीं किया। विचार अभी भी उनके वही विचार आदर्श हैं जो स्त्री पे बंधन लगाते हैं, उन्हीं पे चलना चाहते हैं। और बहुत सी हमारी स्त्रियां भी इसका पूरा समर्थन करती हैं। तो वो क्या चाहती हैं, मैं सोचती हूँ क्या चाहती हैं? क्या उसी तरह रहना चाहती हैं जैसे उनको रखा जा रहा है, और वो सोच रही है कि हम स्वतंत्र हैं? नहीं, पीछे क्या है उनके वो नहीं देख रही कि पीछे से कौन उन्हें गवर्न कर रहा है, वो उनको नज़र आता है कि नहीं आता, या इग्नोर करती हैं लेकिन चलती उसी रास्ते पे हैं। मैंने एक बार सिंदूर पर वो कर दिया था, तुमने भी देखा होगा कि सिंदूर क्यों है। एक बार किसी ने लिखा कि स्त्रियां आज़ाद नहीं हैं, मैंने कह दिया आज़ाद कैसे होंगी जब एक सिर सिंदूर हमारे सिर पे रखा रहता है? क्योंकि वो सिंदूर नहीं है, वो एक संस्कार है, वैवाहिक संस्कार का बंधन है कि हमें हमेशा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा याद रहता है हम विवाहित हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हम इंसान तो रहते ही नहीं हैं, हम विवाहिता रहते हैं, हम उन संस्कारों में बंधे रहते हैं। तो इनसे कब छूटेंगे? स्वतंत्र ऐसे ही नहीं हुआ जाता,
आपको स्वतंत्र मैदान में छोड़ दें, लेकिन आपका मन तो नहीं है ना स्वतंत्र। तो मैं बार बार यही आग्रह करती हूँ अपनी स्त्रियों से कि स्वतंत्र पहले इनसे हो। जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, जो हमें परंपरा के रूप में बताई गई हैं लेकिन है नहीं, तो इनको देखो तो सही। लेकिन मैत्रेयी जी, जैसे डॉक्टर शर्मा हैं, तो उस तरह पुरुषों की सोच, उस तरह के उनके विचार, उस तरह का उनका खुला मन भी तो होना जरूरी है। उसके लिए आप शायद खुशनसीब थी कि इन्होंने, या फिर नहीं। जैसा आपने कहा कि मेरे भी विवाद होते थे, मैं भी बहस करती थी। हाँ हाँ, उन्हें पता था कि मैं कुछ भी कहूँ तो ये नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने भूल के भी नहीं कहा कि तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, तुम शादीशुदा हो। करवा चौथ मैंने छोड़ दिया, करवा चौथ रखा मैंने, बेकार की चीज है ये। और आपने शर्मा भी नहीं लगाया। नहीं। आपने भी कहा था कि मेरी पहचान क्या है। तो मैत्रेयी पुष्पा आपका नाम था और आप उसी नाम से लिखती रही हैं। आपने शर्मा तो नहीं लगाया, तो उस वक्त जो लोग जानते थे मिसेस शर्मा वही, लेकिन आपकी पहचान तो थी और है। नहीं, पहचान एक पत्नी के रूप में थी, मेरे अपने रूप में नहीं थी, जो आपने बाद में। हाँ। और ऐसी पत्नी होके मैंने नहीं जीना चाहा। मैंने उनसे भी कहा कि पत्नी वत्नी मुझे मत मानना। मुझे पता है, दोस्त की तरह रहना। दोस्त की तरह रहो तो रहो। हाँ। तो उन्हें ये था ये कभी भी भाग जाएगी। अच्छा। हाँ। और ये पुरुष को भी तो डर होता है। स्त्रियां उसका डर अपने ऊपर लाद लेती हैं, अपनी चैलेंज नहीं उनके सामने रखती कि हमारे भी तो चैलेंज है। चलिए, यहाँ पर हम फिर एक इस पड़ाव पर रुकते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुन लेते हैं। आपको बहुत पसंद है जब जब फूल खिले का, एक था गुल और एक थी बुलबुल। बहुत सारी मीठी मीठी कहानियां आपने हमें सुनाई हैं गुल और बुलबुल की। वही ज्यादा है मेरे जीवन में, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। शादी के बाद भी। चलिए, ये गाना सुनते हैं, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।
दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और मुझे यकीन है मैत्रेयी जी की बातें आपको बहुत गुदगुदा रही होंगी और आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा रहे होंगे। इतना सच, इतना बेबाक सच, इतना साहस, मज़ा आ गया। और इतना साहस कैसे होता है, जैसा उन्होंने कहा कि सोच, आप सोचते किस तरह से हैं। एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, आपकी 3 बेटियां हैं, आप भी क्या इसी सोच से अपनी बेटियों को आपने बड़ा किया और कहा कि जो चीज़ें हैं, हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो माना जाता है ऐसा है कि औरतों को सिंदूर, चूड़ी, बिछुआ, जो एक धर्म के हिसाब से ऐसा होता है पहनना, या फिर नहीं? जो तुमने पहले कहा कि चूड़ी बिछिया ये सब, मेरी बड़ी लड़की की शादी हुई, जाहिर है उस घर में ये बात मेरी जैसी नहीं थी, तो उसको चूड़ी बिछिया सब पहनाया और वो जब लौट के आई शादी से सब उतार के आई, लो रख लो। तो वो कोई भी तीनों लड़कियों में से चूड़ी बिछिया सिंदूर फिंदूर कुछ नहीं करती, तो क्या वो किसी की वाइफ नहीं है या कोई उनका हस्बैंड नहीं है? हैं, बहुत प्रेम से ऐसे है ना। शुरू शुरू में तो बड़ी लड़की के जो आप सब कुछ पहने, सब कुछ करें और पति से संबंध अच्छे ना हो तो तो ये क्या सारी फायदा, चीजें बेमानी हो क्या जाती हैं। फायदा है? बिल्कुल सही। ये मैंने जरूर बताया कि बेटा जो पति है उसको पति मत मानो, दोस्त मानो, और वैसा ही व्यवहार करो जो तुम दोस्त के साथ करते हो, बिल्कुल, है ना। क्योंकि दोस्त तुम्हें बहुत प्यारा होता है तभी तो किसी को दोस्त बनाते हो, तो उसी तरह रहना, तो उसी तरह है, ठीक है। जो आपने अपनी माँ को देखा जिस तरह से, चलिए वो बहुत कम उम्र में आपके पिताजी चले गए थे, वो जिस तरह से रही, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की और बहुत साहस चाहिए छोटी जगहों में रहना, और इस तरह से फिर आपने दादाजी के साथ आप रही, फिर वो नहीं रहे तो किस तरह से आपने अकेले, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत साहस भी देता है। फिर आप जिस स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ 400 लड़के थे, एक अकेली मैत्रेयी, जाहिर बात है मैत्रेयी बड़ी हो रही थी तो अच्छे तो लगेंगे लोग, और आपने खुलकर बड़ी मस्ती में प्रेम पत्र भी लिखे। एक थोड़ा सा आखिरी में मुझे मजा आ रहा, और आपकी जो स्माइल है ना, कसम से इतनी इनोसेंट है, मुझे लगता है इसी पे लोग फिदा हो जाते होंगे, हो सकता है ना? आपको क्या लगता है, एक आखिरी सवाल मैत्रेयी जी, कि महिलाओं के सम्मान के लिए आप बहुत लंबी लड़ाई लड़कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन आज भी महिलाएं जो हैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक नहीं जी पाती हैं। बदलाव आया है लेकिन फिर भी मान गई मैं कि जो स्त्रियां पहले जिस हालत में थी अब नहीं हैं। शिक्षा ने जब पांव पसारे तो शिक्षित हुई और किसी न किसी तरह उन्होंने अपने को अभिव्यक्त भी किया, लेकिन जो बदलाव है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं। जब मुझे नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा दिखते हैं पॉजिटिव की बजाय, तो मैं उसे लिखती हूँ और उसके उत्तर में बहुत कड़वे प्रश्न आते हैं। लिव इन की बात कर रही हूँ मैं। जब हिंदी एकेडमी में थी तो जो लिव इन में रहती हुई लड़कियाँ मेरे पास आती थीं और वो बहुत दुखी होती थी, वो सोचती थी इनसे हम कुछ सलाह लेंगे, बहुत रोती थी। मैं कहती थी क्या हुआ? कहते हम 4 साल से या 5 साल से लिव इन में हैं, अब वो कहता है कि तू मुझे अच्छी नहीं लग रही, अब मैं किसी और से शादी करूँगा। तो मैंने कहा कि उससे पहले तुमने क्यों नहीं कहा कि तू मुझे अच्छा नहीं लग रहा? तुम बिल्कुल नहीं हो भी उससे, क्या तुम ईश्वर की तरह उसकी स्तुति कर रही थी? तुम्हें कहना चाहिए था, कभी तो उसने कोई गलती की होगी कि तू मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, जा। हैं तो लिव इन हुआ कि खेल हुआ? मैंने कहा मैं ये नहीं कहती कि ये मत करो, खूब करो, लेकिन अपना तो देख लो। पशु पक्षी भी अपना देख लेते हैं, गाय भी सींग मारती है जब गाय के मन की नहीं होती है। तुम तो इंसान हो। और भी आपसे कुछ सुनती, लेकिन हमारे पास समय जो है वो कम है, अब समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काश कि आपसे फिर बात हो और फिर वो सारी बातें सुनूं आपके बारे में, जो इतनी निष्काम भाव से, स्वच्छंद भाव से खुलकर जो आप बात करती हैं। कसम से मुझे लगता है काश सभी महिलाओं में ये ताकत हो, सभी महिलाओं में ये साहस हो कि वो डरे नहीं और अपनी बात कह दें। आपको जो सोचना है आप सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपकी ही पसंद का आखिरी गाना जो है मैं अपने श्रोताओं को सुनवाती हूँ, फिल्म चा 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 का एक चमेली के मंडवे तले, बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं। हाँ। और धन्यवाद आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। शुक्रिया। एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर
दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा रूह ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा रूह ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई। काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मैं कदे के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले।